नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरी व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज हम इस घटना की गहराई में जाएंगे ताकि ये समझ सकें कि असल में चूक कहाँ हो रही है। चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। 19,000 रुपए आज के समय में शायद ये कोई बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि अपनी ही इस छोटी सी जमा पूंजी को पाने के लिए एक लाचार भाई जिसका नाम जीतू मुंडा है, उसे अपनी मृत बहन का शव लेकर बैंक तक जाना पड़ेगा? ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हमारी व्यवस्था की एक बेहद खौफनाक और दुखद सच्चाई है। एक इंसान को अपने ही हक के लिए ऐसी हद तक जाना पड़ा, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। इस पूरे घटना का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा वो था जब जीतू बैंक पहुंचा। एक बेबसी और लाचारी की ऐसी तस्वीर जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जरा उस बेबसी के बारे में सोचिए। एक गरीब, अशिक्षित इंसान और उसके सामने खड़ी एक बेहद कठोर व्यवस्था। ग्रामीण बैंक ने पैसे निकालने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि जीतू के पास कुछ जरूरी कागजात या दस्तावेज नहीं थे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक ग्रामीण बैंक की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ऐसे लोगों की मदद करे? क्या बैंक को उन्हें ये नहीं बताना चाहिए कि ये दस्तावेज कहाँ और कैसे बनेंगे? सिर्फ कागज पूरे न होने का हवाला देकर किसी को इस तरह लौटा देना, वो भी तब जब पैसा उसी का हो, ये संस्थाओं के काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और जब ये खबर बाहर आई तो समाज की प्रतिक्रिया भी देखने लायक थी। इसी से जुड़ा है हमारा अगला पहलू, 10 लाख रुपए की सहायता की एक पहल। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ये बहुत बड़ा आर्थिक विरोधाभास। हुआ ये कि इस घटना से परेशान होकर बहुत सारे छात्रों ने फिजिक्स वाला के अलख पांडे से संपर्क किया और उनसे आग्रह किया कि इस शौक संतप्त भाई के लिए कुछ किया जाए। एक तरफ देखिए, वो मात्र 19,000 रुपए थे जिनकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वो मिल नहीं सके। और दूसरी तरफ ये 10 लाख रुपए की एक बहुत बड़ी राहत राशि है जिसे अब इस व्यक्ति की मदद के लिए जुटाया जा रहा है। ये अंतर वाकई स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। अलख पांडे ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो छात्रों की ओर से ये 10 लाख रुपए की धनराशि देना चाहते हैं। उनका मकसद बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि कम से कम भविष्य में इस व्यक्ति को कभी भी पैसे की वजह से इस तरह की परेशानी या अपमान का सामना न करना पड़े। फिलहाल उनकी टीम सक्रिय रूप से जीतू मुंडा से संपर्क स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रही है। देखा जाए तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो कम से कम उस इंसान के भविष्य को सुरक्षित करने का एक प्रयास तो है। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? अब हमें इस राहत से थोड़ा आगे बढ़कर समस्या की बिल्कुल जड़ तक जाना होगा। यहाँ ये सीधा और थोड़ा चुभने वाला सवाल सामने आता है, क्या सिर्फ पैसे दे देने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मान लीजिए परोपकार के नाते हमने मदद कर दी, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो सिर्फ एक अस्थायी मरहम हुआ ना? इसका सीधा सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। ये घटना हमें हमारी संस्थाओं की उन बुनियादी विफलताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। एक व्यक्ति की मदद तो शायद हो गई, लेकिन ग्रामीण भारत में उन लाखों लोगों का क्या जो हर रोज ऐसी ही जटिल व्यवस्था से जूझ रहे हैं? अगर हम इन दोनों पक्षों की तुलना करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है सरकारी और वित्तीय संस्थानों की वो कठोर प्रक्रियाएं और कागजी नियम जिन्हें बिना किसी ढील के थोपा जाता है, और दूसरी तरफ है ग्रामीण इलाकों की जमीनी हकीकत, वहां के लोगों की मजबूरियां, उनकी ज़रूरतें। सोचने वाली बात यह है कि ये संस्थान बनाए ही ऐसे लोगों के लिए गए हैं, लेकिन इनके नियम इतने उलझे हुए हैं कि सबसे कमज़ोर वर्ग फ़ायदा उठाने के बजाय अक्सर इसका शिकार बनकर रह जाता है। इसीलिए इस एक घटना की सूक्ष्म त्रासदी से बाहर निकलकर अब समय आ गया है एक व्यापक प्रणालीगत सुधार के आह्वान का, एक स्थायी समाधान की ओर देखने का। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से ये स्पष्ट करती है कि असल में किन सुधारों की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली मांग तो यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग कम पढ़े लिखे हैं, वहां प्रक्रियाएं बिल्कुल आसान होनी चाहिए। इतनी लेयरिंग या नौकरशाही की जटिलता नहीं होनी चाहिए कि एक आम इंसान उसी में उलझ कर रह जाए। चाहे बैंक हो या कोई और सरकारी विभाग, नियमों को इतना सरल बनाया जाना चाहिए कि हर किसी के लिए सुविधा हो। संस्थाओं का काम सिर्फ नियम थोपना नहीं है, बल्कि अशिक्षित लोगों की सक्रिय रूप से सहायता और उनका मार्गदर्शन करना है।
इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल छूट जाता है। जिन व्यवस्थाओं को आम जनता की सुविधा और सेवा के लिए बनाया गया था, वे अक्सर सबसे कमजोर लोगों को ही क्यों विफल कर देती हैं? क्या हमारी संस्थाएं सच में जनता की सेवा कर रही हैं, या फिर सबसे कमजोर लोगों को ही इन संस्थाओं की सेवा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? जब तक इन कठोर नियमों को मानवीय संवेदनाओं के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।